नमस्कार साथियों, कनिष्क ऑफिसर्स एकेडमी दरभंगा में आपका स्वागत है। और 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का PYQ कर रहे हैं और उसी कड़ी में आगे हम लोग कुछ नए प्रश्न को देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसको डिस्कस करने वाले हैं। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको जाना जाता था बेथी। इसको जाना जाता था बेथी। बेगार का मतलब होता है कि बिना बिना श्रम का मजदूरी, बिना श्रम का मजदूरी। यानी आप ये कह सकते हैं कि बिना वेतन का जो मजदूरी करवाया जाता था उसी को हम लोग बेगार या फिर अवैध उपकर, यानी जमींदार जो है वो मजदूरों से करवाते थे बिना श्रम का मजदूरी, जिसको बेगार कहा जाता था। और इसको बेथी के नाम से जाना गया है। तो बेथी मतलब हो गया बेगार, बेथी का मतलब हो गया बेगार। अगला प्रश्न है कि होम चार्जेज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चों में सम्मिलित था। यानी होम चार्जेज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चों में क्या शामिल था? तो ब्रिटेन में जो भारत की सरकार का खर्च होता था उसमें क्या इसमें से शामिल था? इसी को होम चार्जेज कहा गया है। ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों का पेंशन, जी बिल्कुल, जो भारत में अपना सेवा देते थे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, रिटायर होने के बाद उनको ब्रिटेन में पेंशन दिया जाता था। ये खर्च भारत पर भारित होता था, इसलिए इसको होम चार्जेस कहा गया। भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार, ये ए भी सही है, बी भी सही है। रेलवे के गारंटेड ब्याज, यानी रेलवे में जो निवेश किया जा रहा था उस पर जो ब्याज होता था ये भी होम चार्जेस के तहत लिया जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है कि पंजाब में भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो पंजाब में भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि जो कृषक भूमि है वो गैर कृषक लोगों को नहीं दी जाएगी। यानी किसानों के हितों को सुरक्षित किया गया। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1818 में, फोर्ट ग्लोस्टर पश्चिम बंगाल में। हालांकि ये असफल रहा था, लेकिन भारत में पहला सूती वस्त्र मिल कहां पर स्थापित किया गया था? फोर्ट ग्लोस्टर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, भारत में प्रथम सूती वस्त्र मिल स्थापित किया गया था और यह असफल हुआ था। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली इनफील्ड राइफल को नवंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। यानी देखिए, दिसंबर 1856 से पहले जो ब्रिटिश सेना में जो राइफल चला जाता था उसको ब्राउन बेस राइफल कहा जाता था। उसके जगह पर आधुनिक राइफल लाया गया, एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल, और पता होगा कि एनफील्ड राइफल में जो कारतूस अर्थात जो गोली लगता था उसको पहले मुंह से ओपन करना होता था, और माना जाता है कि वो जो सील किया जाता था वो सुअर और गाय के चर्बी से सील पैक किया जाता था। इसलिए आगे चल करके देखते हैं कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण बना, ये तात्कालिक कारण बना, यानी इसी मुद्दे को लेकर के विरोध विद्रोह भड़का था। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? तो 1857 की क्रांति सबसे पहले मेरठ से शुरू हुई थी। कहां से? मेरठ से। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह होता है। पहली बार कहां पर विद्रोह होता है? मेरठ में।
ठीक है। 1857 की क्रांति का जो बिगुल फूका जाता है वो कहाँ से फूका जाता है? मेरठ से फूका जाता है। और तीसरी रेजिमेंट लाइट कैवेलरी, तीसरी, ये भी पूछ लेता है, तीसरी रेजिमेंट लाइट कैवेलरी के जो सिपाही थे, इनमें इस तीसरी रेजिमेंट लाइट कैवेलरी में कुल 90 सिपाही थे। इस 90 में से 85 सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। और यानी एनफील्ड राइफल में जो कारतूस का उपयोग होता था उसका उपयोग करने से मना कर दिया गया, और 90 में से 85 सैनिकों ने विरोध किया और इन 85 सैनिकों का कोर्ट मार्शल कर दिया गया। उसी के बाद 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह की शुरुआत हुई। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो सेम आंसर, मेरठ में हुआ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ए, ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते की रोकथाम और अधिकारियों की अक्षमता। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, वो इसलिए कि देखिए एक तो अधिकारियों की अक्षमता, ये सही नहीं है, लेकिन ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, ये ऑप्शन आ जाने के कारण हम ये कहेंगे कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ई हो जाएगा इसका आंसर। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में बढ़ा? तो बेगम ऑफ अवध, बेगम हजरत महल के नेतृत्व में। लखनऊ में आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रही थी? बेगम हजरत महल। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं लखनऊ, यानी अवध में, अवध की राजधानी थी लखनऊ। और अवध में विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रही थी? बेगम हजरत महल, जिन्हें बेगम ऑफ अवध कहा गया है। आगे चलिए, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो देखिए नाना साहेब कानपुर, ये भी सक्रिय भाग लिए थे। बेगम हजरत महल लखनऊ, ये भी सक्रिय भाग ली थी। मौलवी अहमदुल्ला, ये फैजाबाद, ये भी सक्रिय भाग लिए थे। बेगम जीनत महल दिल्ली, तो ये भी सक्रिय भाग लिए थे। क्योंकि बेगम जीनत महल के बारे में थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, कभी माना जाता है कि वो अंग्रेजों का साथ दे रही थी। और बेगम जीनत महल कौन थी? बहादुर शाह जफर की बीबी। ठीक है, जो अंतिम मुगल बादशाह थे। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ बगावत नहीं किया? तो विजयनगर का राजा, ये भी बगावत किया। हैदराबाद का निजाम, इसने बगावत नहीं किया था। याद रखेंगे कि हैदराबाद के निजाम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत नहीं किया था। इवन कि विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का सहयोग भी किया था। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। अब ये मौलवी अहमदुल्ला शाह विद्रोह कहाँ किए थे? फैजाबाद। अभी एक कंपटीशन में ये भी पूछ लिया था कि जैसे एक तो आप जान रहे हैं कि फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? मौलवी अहमदुल्ला शाह। लेकिन प्रश्न ये नहीं पूछा गया था, प्रश्न ये पूछा गया था कि मौलवी अहमदुल्ला शाह कहाँ के निवासी थे? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह मद्रास के निवासी थे। ये फैजाबाद में आकर के बस गए थे और फैजाबाद के लोगों को इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित किया, एकजुट किया। मद्रास के चीनापट्टन गांव के ये रहने वाले थे।
1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा मिर्जा गालिब। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसको देखने का श्रेय जाता है मिर्जा गालिब को। मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से इस आंदोलन को देखा था। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा हुआ है? भगत सिंह, तात्या टोपे, बाल गंगाधर तिलक, जीके गोखले। देखिए ये तीनों बाद के थे। तात्या टोपे 1857 की क्रांति से जुड़े हुए थे। तात्या टोपे ने कानपुर के नाना साहब के साथ, कानपुर के नाना साहब उर्फ धोंदू पंत, नाना साहब का मूल नाम धोंदू पंत था और नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। कमांडर इन चीफ थे कौन? तात्या टोपे। और जब नाना साहब वहां पर मजबूती से लड़े, लेकिन जब नाना साहब वहां से प्लान करके नेपाल चले गए तो तात्या टोपे कहाँ चले आए? झांसी। और फिर आकर के झांसी की रानी को, है ना, अपना सेवा प्रदान की। बाद में इनको 1859 में फांसी दे दी गई तात्या टोपे को। बाद में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। तात्या टोपे के बारे में थोड़ा सा आप क्या क्या याद कर लेंगे ये और भी जरूरी है। जैसे तात्या टोपे, तो तात्या टोपे का संबंध कहाँ से था? महाराष्ट्र से, है ना। ये कमांडर इन चीफ कहाँ के थे? कानपुर के, ठीक है, कानपुर के। इनका मूल नाम क्या था? आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। और इनको फांसी कब हो गई? फांसी कब हो गई? एकदम छोटा छोटा बुलेट्स पॉइंट के रूप में 1859 में इनको फांसी हो गई, 1859 में। अगला प्रश्न है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई? तो झांसी की लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? ग्वालियर में। यानी जन्म कहाँ हुआ था ये भी पूछ लेता है, वाराणसी में, वाराणसी में। और मृत्यु कहाँ हुआ? तो ग्वालियर में, ग्वालियर में। और बचपन का नाम क्या था? मनु। बचपन का नाम भी कई बार पूछ लेता है, तो बचपन का नाम था मनु। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? मनु, ठीक है, बचपन का नाम मनु। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो विकल्प देखिए, हम हर एक विकल्प को नहीं पढ़ते हैं, केवल आंसर, ताकि आपको कम समय में और सीधा फैक्ट याद हो। निम्नलिखित वर्गों में से कौन 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? बंधुआ, मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। तो देखिए इसमें से साहूकार नहीं लिया था और जमींदार नहीं लिया था भाग। बाकी बंधुआ, मजदूर और कृषक इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 4। तो विकल्प 2 और 4 डी में है, तो विकल्प 2 और 4 सही है। अगला प्रश्न देखिए, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? फिर वही बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। बेगम ऑफ अवध कौन थी? हजरत महल। 1800 एक सवाल है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो असफल होने का कारण था कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन का अभाव होना। यानी यह आंदोलन सुनियोजित तरीके से नहीं लड़ा गया था। इस आंदोलन के पास कोई सुनियोजित कार्यक्रम नहीं था और यह भी नहीं था कि यदि इस आंदोलन में आंदोलनकारी जीत जाते तो किस तरह के राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करते। ठीक है, तो इसका मूल कारण था कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। कई बार तो लगता था कि ये भीड़ तंत्र है, अचानक से भीड़ सड़कों पे आ जाती थी, तो ये सुनियोजित तरीके से नहीं लड़ा गया था। 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो
फिर वही क्वेश्चन है और इसका आंसर वही यही हो जाएगा, बी हो जाएगा। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम और विचारधारा नहीं था। यानी किस पर सुनियोजित तरीके से कैसे इस लड़ाई को लड़ा जाए और जीतने के बाद किस तरह के संगठन और राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण किया जाए, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था। 65 निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन ए है, कथन ए में है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। ए क्या, बी है, आर है, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन समर्थन नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतराते थे। तो इसमें क्या है कि दोनों सही है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए क्या कहता है कि दोनों ए और आर सत्य है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। देखिए सही स्पष्टीकरण है ये कैसे समझेंगे, तो पहला एसर्शन को पढ़िए कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता दिलाने में असफल रहा। उसका कारण यदि सही दिया गया हो तो कहेंगे आर ए का सही स्पष्टीकरण है। और कारण देखिए, इस विद्रोह का, पूरे विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? बहादुर शाह जफर कर रहे थे, जिनको कि अन्य रियासतों और राजाओं का समर्थन नहीं मिला, जिसकी वजह से यह विद्रोह सफल हुआ। तो ऑप्शन ए सही है, ए और आर सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। तो ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो ये ऑप्शन है 1 नवंबर 1858 को। यानी 1 नवंबर 1858 को जो भारत का शासन था वो कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। कंपनी के हाथों से निकलकर किसके हाथों में चली गई? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? तो ये इसका भी आंसर सेम है, सेम क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1857 को। और इसी दिन कंपनी का शासन जो है वो भारत में समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन किसके हाथ में चला गया? ब्रिटेन की महारानी के हाथों में। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किन इन प्रांतों से किया? किन प्रांतों से किया? तो सबसे पहले देखिए कहां से किया। अब गोरखा को गोरखा को अब सेना में रखा गया, सिखों को सेना में रखा गया, पंजाबी और उत्तर प्रांत से जो लोग थे उनको सेना में रखा गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप ये समझिए कि बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश जो ये सैन्य विद्रोह माना गया है, तो 60% जो सेना था वो बिहार, बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश से था। तो अब इन लोगों को सिपाही भर्ती के जगह पर दिया गया किसको ज्यादा मौका? सिखों को, गोरखा को और पंजाबी और पंजाब के जो उत्तर के राज्य थे उनको शामिल किया गया, ताकि अब उनको बिहार, बंगाल और उड़ीसा के सिपाही पर उनका विश्वास कम हो गया था, क्योंकि इन लोगों ने ही विद्रोह किया था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र कहा है? षड्यंत्र कहा है, तो ये कहा है सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने इसको एक षड्यंत्र कहा है। इन दोनों का मानना था कि ये हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था कंपनी के शासन के विरुद्ध। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वीडी सावरकर ने कहा था। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये वीडी सावरकर का साहित्य है
और इसी पुस्तक में वीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। सेम क्वेश्चन है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी? वीडी सावरकर ने। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसका भी आंसर वीडी सावरकर होगा। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दम के बाद भारतीय फौज के नव संगठन हेतु गठित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा पील कमीशन, पील आयोग। देखिए 1857 का जब विद्रोह हुआ तो उसके बाद विद्रोह के तुरंत बाद विद्रोह के तुरंत बाद भारतीय फौज के नव संगठन हेतु पील आयोग का गठन किया गया और पील आयोग ने यह कहा कि अब भारत में जो भारतीय लोग सेना में हैं उनकी संख्या कम की जाएगी और इनकी संख्या 2,48,000 से घटाकर कर दिया गया लगभग 1,20,000। ठीक है, 1,20,000। और वहीं पर जो पहले 48,000 यूरोपीय सेना थी उसकी संख्या बढ़ाकर कर दी गई 65,000 और रेशियो फिक्स हुआ 1:2 का, 1:2 का, यानी 2 भारतीय सेना पर 1 यूरोपीय सेना, जिससे कि विद्रोह भविष्य में न हो पाए। भारतीय सेनाओं की संख्या में क्या की गई? कटौती की गई। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस.एन. सेन। इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एस.एन. सेन। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे, रोका जा रहा था। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अन्यायपूर्ण मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। इसका आंसर हो जाएगा सी कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अन्यायपूर्ण मूल्य पर जबरदस्ती कराई जा रही थी। तो अन्यायपूर्ण मूल्य क्या? अन्यायपूर्ण मूल्य का मतलब है कि अन्यायपूर्ण मूल्य का मतलब है कि कम कीमत पर। अन्यायपूर्ण मूल्य का क्या मतलब है? कम कीमत पर। ठीक है, कम कीमत पर उनको जबरदस्ती नहीं। देखिए जो ये नील विद्रोह कहाँ हुआ था? ये हुआ था बंगाल में। ठीक है, और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे ये भी याद रखिएगा। दिगंबर विश्वास, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, विष्णु विश्वास। ठीक है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। और ये लोग चाहते थे, बंगाल के जो किसान थे वो चाहते थे चावल की खेती करना, लेकिन उनसे जबरन करवाई जाती थी नील की खेती। इसलिए दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ, नील आंदोलन हुआ। ठीक है, नील विद्रोह हुआ। तो बस आज के क्लास में बस इतना ही है। ठीक है, और ऐसे ही आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। इसी तरह से कॉन्सेप्चुअली हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हो। कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करने का मतलब जो बुलेट पॉइंट्स है जो आगामी परीक्षा में आपके लिए उपयोगी होगा उन्हीं को डिस्कस करते हैं। तो हमको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।